नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह आप सबके सामने अभी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी आई हुई है कला विषय की, कला अध्यापकों के लिए उसके उसका सिलेबस को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस वैसे वेबसाइट पर अवेलेबल है और सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पिछले KVS के जो एग्ज़ाम्स हुए थे कला के लगभग 3 साल पहले, तो उसमें जो सिलेबस था सेम वही सिलेबस अभी भी है वेबसाइट पर। जो टोटल जो सिलेबस है हमारा आर्ट का, उससे लगभग 40% क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो सिलेबस पूरा अच्छे से याद रखिए और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो सारा मैं आज बताऊंगा, तो वो थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे। सिलेबस का प्रिंट आप सभी लोग निकाल लीजिए जिससे कि समझने में और याद करने में आसानी हो। बुक भी मैं बता दूंगा जो KVS के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर इस एग्ज़ाम के लिए। जो KV का सिलेबस है सेम वो जो बुक है उसका भी वही सिलेबस है। तो ये देखते हैं जो केंद्रीय विद्यालय के कला अध्यापकों के लिए जो सिलेबस है इस बार का, उसको टोटल 6 भाग में डिवाइड किया गया है। सिलेबस में दिया है सारे पार्ट का और एक एक पार्ट को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये जो 6 पार्ट हैं, जो पहला पार्ट है हमारा वो है आर्ट ऑफ इंडस वैली। फर्स्ट पार्ट है आर्ट ऑफ इंडस वैली। अभी मैं बारी बारी से सब में बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट आर्ट ऑफ इंडस वैली। सेकंड जो है वो है बुद्धिस्ट जैन हिंदू आर्ट। थर्ड टेम्पल स्कल्पचर ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये थर्ड है। फोर्थ है पार्ट राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये फोर्थ हो गया। मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो मुगल कला है, दक्षिणी शैली की कला है, वहाँ की जो मिनिएचर पेंटिंग है उसको। 6 जो है वो मॉडर्न में थोड़ा आ जाएगा, बंगाल स्कूल एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। ठीक, इसमें ज़्यादातर देखेंगे अगर तो चित्रकला और मूर्तिकला दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे। चित्रकला प्लस मूर्तिकला से संबंधित ये पूरा सिलेबस है जो कि 6 भागों में डिवाइड है। जो फर्स्ट पार्ट है आर्ट ऑफ इंडस वैली, उसमें अगर देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है तो ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है आर्ट ऑफ इंडस वैली, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। ये टाइमिंग है, टाइमिंग भी ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो इंडस वैली में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी चीज़ें दी हुई हैं। जो सिलेबस में दिया है वो आपको कंफर्म अच्छे से याद होना चाहिए। तो पहली चीज़ है पीरियड एंड लोकेशन। जो पीरियड है सिंधु सभ्यता का, यानी कि टाइमिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है पीरियड एंड लोकेशन और एक्सटेंशन इन अबाउट 1500 माइल्स। तो यानी जो सिंधु सभ्यता का जितना भी पूरा क्षेत्र है, ठीक है, वो जितना भी क्षेत्र है उसका जो विस्तार है, उसमें जितने भी क्षेत्र आते हैं उनको कम से कम जानना है। अच्छे से मैपिंग के द्वारा देखेंगे कि मैं बताऊंगा सारे एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो लेके आऊँगा। जितने भी सिंधु सभ्यता के, जो पूरा सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है 1500 माइल्स जो है, उसमें पूर्व में क्या है, पश्चिम में, दक्षिण, उत्तर जो है, उस सारा विस्तार जो है वो हमको अच्छे से याद रखना है। बाकी यहाँ पे कुछ सेंटर दिए गए हैं जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये 2 सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो इनको पूरी डिटेल के से याद रखना है कि ये कहाँ पर हैं, किस नदी के किनारे हैं, किसने खोज की, कब खोज की, क्या क्या चीज़ें मिली हैं और ये कहाँ पर स्थित हैं अभी ये दोनों सेंटर। तभी यहाँ पे वैसे दिया है नाउ इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, 2 सेंटर पाकिस्तान से दिए हुए हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इनको अच्छे तरीके से पूरी डिटेल के साथ याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया से भी कुछ सेंटर हैं, इनको भी याद रखना है। रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनवाली और धौलावीरा, ये लास्ट में लिखा है इन इंडिया। तो ये सारे सेंटर जो हैं इंडिया के हैं। और यहाँ पे जो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो और ये जो कुछ सेंटर हैं, टोटल जितने भी सेंटर हैं इनकी पूरी डिटेल याद रखनी है, क्योंकि ये सिलेबस में पूरा मेंशन किया हुआ है नाम। अगर यहाँ पे नाम दिया है रोपड़ या लोथल या रंगपुर, आलमगीरपुर, तो यहाँ से निश्चित ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो ये ज़रूर से अच्छे से याद रख लेंगे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट में आएंगे, ये पहले में ही है आर्ट ऑफ इंडस वैली में ही अगली जो चीज़ें पढ़नी है
वो हैं यहाँ के जो स्कल्पचर या फिर टेराकोटास जो फेमस मिले हैं। डांसिंग गर्ल या इसको नर्तकी बोलते हैं, सबसे फेमस सिंधु सभ्यता की मूर्तियों में है, खासकर मोहनजोदड़ो में नर्तकी। सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते हैं इससे, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कुछ न कुछ पूछा ही जाता है, या टाइमिंग पूछी जाए या साइज पूछा जाए या कहाँ से प्राप्त है या इसका माध्यम क्या है, तो ये सारी चीज़ें सिलेबस में ही दी हुई हैं। ठीक, तो ये सबसे पहले तो इसी को याद रखेंगे जो जितना मेंशन किया हुआ है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, ब्रॉन्ज माध्यम में है, ये साइज़ है और 2500 BC इसका टाइमिंग है, 2500 BC। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में अभी मैं नर्तकी को बताऊंगा वीडियो के साथ। तो यहाँ पे स्कल्पचर में पहला नर्तकी हमारी बहुत फेमस है, निश्चित ही क्वेश्चन आएगा। कलेक्शन भी याद रखेंगे कहाँ पर संग्रहित है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में संग्रहित है अभी। दूसरी जो है वो है मेल टोर्सो यानी पुरुष धड़। जो पुरुष धड़ है ये हड़प्पा से प्राप्त है और पत्थर में है, इसका साइज़ है और ये भी सेम टाइमिंग है 2500 BC। तो ये सेकंड याद रखेंगे। पहली हो गई नर्तकी, दूसरा हो गया पुरुष धड़, ये भी सेम नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित है। थर्ड आएंगे मदर गॉडेस यानी इसी को बोलते हैं हिंदी में मातृदेवी। जो मातृदेवी की प्रतिमा है, अगर बुक्स में देखेंगे तो मातृदेवी की बहुत सारी मिली हुई हैं स्कल्पचर, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सारे जगह से, बट जो सिलेबस में मेंशन है वो मोहनजोदड़ो है। तो ये याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो से टेराकोटा में मदर गॉडेस प्राप्त है। ये 22x8x5 सेंटीमीटर इसका साइज़ है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में संग्रहित है। तो ये 3 लगभग हैं जो याद रखेंगे, मेन स्कल्पचर एंड टेराकोटा हैं। पहला नर्तकी, दूसरा पुरुष धड़, तीसरा मातृदेवी। इनका क्या क्या याद रखना है, तो पहले कहाँ से प्राप्त हैं, किस माध्यम में है, साइज़ क्या है और समय क्या है। ये 4-5 पॉइंट याद रखेंगे किसी भी मूर्ति के लिए। नेक्स्ट उसी में आएंगे, आर्ट ऑफ इंडस वैली में ही है, ये अभी फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है स्टडी ऑफ फॉलोइंग सील यानी जो मोहरें होती हैं, मोहरों से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो मोहरों को याद रखना है। जो बुल मोहर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, उस मोहर का साइज़ 2.5 × 2.5 × 1.4 सेंटीमीटर, टाइमिंग सेम है जो बाकी नर्तकी की प्रतिमा की थी टाइमिंग, लोकेशन भी सेम ही है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली। तो मोहरों को भी पढ़ना है। मोहरों में यूनिकॉर्न जिसको एक श्रृंगी भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। दूसरा है इसमें अगला जो पॉइंट है इंडस वैली में जो हमको पढ़ना है वो है डेकोरेशन ऑन अर्थनवेयर्स। जो बर्तन थे वहाँ के जो मिले हैं, या उसको मृदभांड भी बोलेंगे, मृदभांड है मोहनजोदड़ो से जो मिले हैं, जो जार मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से, उसको एक बार इमेज देख लेंगे सब लोग। ये भी नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में ही संग्रहित है। तो उतना कुछ पढ़ना है फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड में आ जाएगा बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू। टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है 3rd सेंचुरी BC to 8th सेंचुरी AD। ठीक है, ये है पूरा, यहाँ अजंता से स्टार्टिंग, अजंता से टाइमिंग काउंट किया है इसकी, क्योंकि बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन टू आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन, शुंग, कुषाण, गुप्त। जो स्थापत्य की भारत में शुरुआत है उसी का ये क्रम है। पहला मौर्य आता है, दूसरा शुंग, तीसरा कुषाण और चौथा गुप्त। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, ये पूरा क्रम है एक तरह से। तो अब यहाँ से जितनी भी मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं वो निश्चित पूछी जाएंगी। मौर्य पीरियड में बहुत सारा स्टार्टिंग हुआ मूर्तियों का, अशोक टाइम में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई। तो अब यहाँ पे ये चारों पीरियड को पूरा स्थापत्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा हम सारा ही स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी चैप्टर सब पढ़े। पहला काम है ये जो 4 चैप्टर हैं हमारे, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, ये पूरे अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, मौर्य फेमस है अशोक के लिए, तो अशोक ने जितने भी काम कराए, जितने भी स्तंभ वगैरह हैं
उनकी क्या विशेषता है, उस पर क्या बना हुआ है, कहाँ के स्तंभ के ऊपरी भाग पर क्या है, वो सारा पढ़ना है। ठीक है, शुंग में जाएंगे। शुंग में स्तूपों का बहुत सारा, स्तूप मौर्य से भी स्टार्ट हुए थे बट शुंग में उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से निर्माण हुआ। यहाँ से स्तूप से रिलेटेड आ सकते हैं, शुंग से। कुषाण बहुत ज़रूरी है। कुषाण में एक सेंटर जो है मथुरा और दूसरा है गांधार। यहाँ से मूर्तियाँ बननी स्टार्ट हुई। अब मथुरा की भी मूर्तियाँ बहुत सारी हैं और गांधार की भी, तो सारी मूर्तियाँ आपको याद रखनी है। यहाँ पे सिलेबस में एक ही दो मूर्तियाँ मेंशन किया है बट आपको याद रखनी है सारी। ठीक है, अगर ये सिलेबस में दिया हुआ आ जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये बताया है कि आपको यहाँ पे नाम मेंशन किया है मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, तो आपको याद रखना होगा सारी डिटेल। तो मथुरा गांधार की मूर्तियाँ आपको पढ़नी है सारी की सारी। इसके बाद है गुप्ता पीरियड। गुप्त काल से मंदिरों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है जितने भी मंदिर बने गुप्त काल के, जो मंदिर हैं बहुत फेमस मंदिर हैं उसमें, तो कम से कम वो सारे मंदिर आपको याद होने चाहिए। तो अगर आप स्थापत्य देख रहे हैं तो पूरा पढ़ने के पूरा मत पढ़िए, ये 4 चैप्टर स्टार्टिंग के सबसे पहले पढ़िए। अब इनमें कुछ स्कल्पचर्स के, कुछ मूर्तियों के नाम दिए गए हैं, इनको तो 100% याद करके रखना है। लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ। सारनाथ से जो लायन कैपिटल मूर्ति मिली है मौर्य काल की है, मेंशन किया हुआ है मौर्य काल की है। ठीक है, पॉलिश्ड सैंडस्टोन की बनी हुई है, 3rd सेंचुरी BC आपका टाइमिंग है। ठीक है, जो कि मौर्य पीरियड का टाइमिंग है। 325 से 184 ये पूरा मौर्य पीरियड का टाइमिंग है, तो उसी में 3rd सेंचुरी BC ये मौर्य पीरियड का माना जाता है ये। तो इसको ज़रूर एक बार देख लेंगे कि इस मूर्ति पे क्या क्या बना है। नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट जो मूर्ति है चौरी बेरल फ्रॉम दीदारगंज। चौरी बेरल इसका पहला नाम हो जाएगा। दूसरा इसको दीदारगंज यक्षी भी बोलते हैं, दीदारगंज से प्राप्त है इसलिए दीदारगंज यक्षी। इसी का एक और नाम है चामर धारिणी। एक ही मूर्ति के अलग अलग नाम है, चौरी बेरल, दीदारगंज यक्षी, चामर धारिणी। ये भी मौर्यन पीरियड का है, मौर्य काल का है। पॉलिश्ड सैंडस्टोन का बना हुआ है, 3rd सेंचुरी BC टाइमिंग है। अभी ये वर्तमान में पटना म्यूजियम बिहार में संग्रहित है। तो ये बहुत ही फेमस मूर्ति है, यक्षियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मानी जाती है ये चौरी बेरल या चामर धारिणी। इसको ज़रूर देख लेंगे एक बार। मौर्य पीरियड की है, मौर्य काल की है, 3rd सेंचुरी BC टाइमिंग है, पटना म्यूजियम बिहार में संग्रहित है। तो बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू आर्ट में सबसे पहले हमको कवर करना है मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, ये स्थापत्य के 4 जो चैप्टर हैं वो। उसके बाद इसमें कुछ जो मूर्तियां दी हैं वो, पहली लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ मौर्य काल की, दूसरी चौरी बेरल या फिर दीदारगंज यक्षी ये मौर्यन पीरियड की। इसमें जो नेक्स्ट आएगा इसके बाद 3rd जो स्कल्पचर है वो बोधिसत्वा हेड फ्रॉम तक्षशिला, ये है गांधार पीरियड का। ठीक है, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। तो कुषाण के ही 2 पार्ट थे, मथुरा, गांधार। तो गांधार की ही एक मूर्ति है जो कि तक्षशिला की है, बोधिसत्व का सिर, बोधिसत्वा हेड। ठीक है, पत्थर में है, 2nd सेंचुरी इसका टाइमिंग माना जाता है, AD। ठीक है, BC AD हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, 2nd सेंचुरी AD इसका है, ये गांधार पीरियड का है, तो इसको जरूर देख लेंगे एक बार। नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट जो मूर्ति है वो कुषाण पीरियड की है। कुषाण का सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा, जो मथुरा में कटरा टीला से प्राप्त एक मूर्ति है बुद्धा जी की, बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा, जो कि मथुरा से ही प्राप्त है और मथुरा में ही संग्रहित है वो कुषाण पीरियड का। ठीक है, सीटेड बुद्धा मथुरा में कटरा टीला से प्राप्त है और मथुरा म्यूजियम में ही संग्रहित है। एग्जाम में पूछी भी गई है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ। ये चीज़ें याद रखेंगे, जैसे भी लास्ट वाली मूर्ति जो थी सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला, सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि जो सीटेड बुद्धा वो पूछ रहा है वो सारनाथ का पूछ रहा है या फिर मथुरा का पूछ रहा है। ओके, अगर
सीटेड बुद्धा सारनाथ का पूछेगा तो वो गुप्ता पीरियड का है, वो सारनाथ म्यूजियम में संग्रहित है। अगर कटरा टीला मथुरा का पूछता है सीटेड बुद्धा तो वो मथुरा म्यूजियम में संग्रहित है। तो आपको याद रखना है कि सीटेड बुद्धा कहाँ का पूछ रहा है। सीटेड बुद्धा जो है वो दो है, सीटेड बुद्धा दोनों का लोकेशन एक जो है वो मथुरा से है, मथुरा, और दूसरा सारनाथ से। तो क्वेश्चन में अगर सारनाथ का पूछता है, सारनाथ से जो प्राप्त है सीटेड बुद्धा वो सारनाथ में ही संग्रहित है, मथुरा से जो प्राप्त है वो मथुरा में ही संग्रहित है। बट सीटेड बुद्धा जो मथुरा का है वो है कुषाण पीरियड का, कुषाण पीरियड का है ये, और जो सारनाथ से प्राप्त है वो गुप्ता पीरियड का है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मूर्ति है वो जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है, क्योंकि सेकंड टॉपिक है बुद्धिस्ट जैन एंड हिंदू आर्ट, तो उसमें जैन तीर्थंकरों की भी कुछ पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं, वो है गुप्त काल की, 5वीं शताब्दी की हैं, गुप्ता पीरियड की, और ये लखनऊ में संग्रहित है। जो स्टेट म्यूजियम है लखनऊ में वहाँ पर ये संग्रहित है। उसके बाद नेक्स्ट अगले पॉइंट में आएंगे, यहाँ पे अजंता के बारे में पढ़ना है। अजंता से निश्चित ही क्वेश्चन आएंगे। अजंता का पूरा दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ेंगे तो लोकेशन पूरी डिटेल की, कहाँ पर स्थित है, किस स्थान पर, अजंता किस स्थान के सबसे ज़्यादा करीब है उसको भी देखेंगे। 2-4 बुक का रेफरेंस लेंगे, अलग अलग गांव या गांव के नाम मिलते हैं, ठीक है। अजंता का टाइमिंग क्या है, पीरियड क्या है, यानी कि स्थान किस स्थान पर है, पूरी डिटेल, पीरियड यानी समय क्या है अजंता का। उसके बाद कितनी गुफाएं हैं, यहाँ पे गुफाएं, गुफा में हो सकता है ऑप्शन में कुछ थोड़ा कम या ज़्यादा भी देता है, कभी कभी एग्जैक्ट नहीं देगा कि 29 है या 30 है, ऐसे भी दे सकता है। तो आप जो सबसे ज़्यादा जो गुफाएं हैं उससे जो नियर रहेगा सबसे ज़्यादा ऑप्शन में उसे लगाएंगे। तो नंबर ऑफ केव भी दिया हुआ है। उसके बाद जितनी भी गुफाएं हैं उसमें कितनी चैत्य हैं और कितनी विहार हैं ये भी पूछेगा। जैसे 9, 10, 19, 26, 29 ये सारी जो गुफाएं हैं वो चैत्य हैं, उसके अलावा जितनी भी गुफाएं बसती हैं वो विहार हैं। इसके बाद अजंता में जो बहुत फेमस चित्र हैं वही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी पुराने एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं चित्र या फिर जो हर जगह देखने को मिलते हैं अजंता के नाम से चित्र, वो देखेंगे। इसके बाद कुछ स्कल्पचर हैं यहाँ पे अजंता में, वो भी देखना है। इसमें से कुछ मेंशन भी किया है, अभी मैं बताऊंगा। तो अजंता के लिए आप एक दिन दीजिए कम से कम, स्थान, समय, गुफाएं, कितनी गुफाएं चैत्य हैं, कितनी विहार हैं, यहाँ पे कितने प्रसिद्ध चित्र हैं, किस गुफा में हैं वो चित्र, और कितनी मूर्तियाँ हैं, ये सारा आपको अजंता के लिए याद करना होगा। अब कुछ चित्र कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा पद्मपाणि बोधिसत्व, ये जो है अजंता की गुफा संख्या 1 में है, म्यूरल चित्र है, 5वीं शताब्दी का माना जाता है। तो पद्मपाणि बोधिसत्व काफ़ी बार आया भी हुआ है। तो अजंता की गुफा संख्या 1 में है पद्मपाणि बोधिसत्व, ये मेंशन है सिलेबस में। सेकंड जो है मारविजय की प्रतिमा है, ये मूर्ति है, स्कल्पचर है, अजंता की गुफा संख्या 26 में है, ये याद रखेंगे। ये जो पद्मपाणि बोधिसत्व है ये चित्र है, यहाँ पे लिखा है म्यूरल पेंटिंग, और मारविजय की प्रतिमा है स्कल्पचर इन स्टोन, ये गुफा संख्या 26, टाइमिंग सेम है 5वीं शताब्दी। नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ पे थर्ड है पॉइंट, तीसरे में क्या क्या पढ़ना है हमको, टेम्पल, स्कल्पचर, ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे जैसे अगर इसके पहले वाले पार्ट में मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त पढ़ना था आपको, गुप्ता अगर पढ़ेंगे तो टेम्पल सारे पढ़ेंगे तो उसमें जितनी मूर्तियाँ हैं वो भी पढ़ेंगे ही, तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी याद रखेंगे जब गुप्त पीरियड से मंदिरों की स्टार्ट हुई तो मूर्तियों की भी स्टार्ट हुई। यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी। अब वहाँ पे जो मंदिरों में
प्रमुख मूर्तियां हैं उनको पढ़ना है। कुछ यहाँ पे मेंशन दिया हुआ है नाम। पहला है हमारा डिसेंट ऑफ गंगा, इसको बोलते हैं गंगा अवतरण। गंगा अवतरण है, पल्लव काल का है, महाबलीपुरम में है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, 7वीं शताब्दी का है ये। डिसेंट ऑफ गंगा या फिर गंगा अवतरण, ये याद रखेंगे। पीरियड पल्लव काल का है, महाबलीपुरम में है और तमिलनाडु में। महाबलीपुरम से क्वेश्चन आएंगे ही, एक क्वेश्चन तो आएगा ही निश्चित। दूसरा है जो हमारा पॉइंट, रावण सेकिंग माउंट कैलाश। जो रावण है कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ या उठाता हुआ, ऐसा करके आता है क्वेश्चन। ये रावण सेकिंग माउंट कैलाश बहुत सारे जगहों पे है, एलोरा में भी है, एलिफेंटा में भी है। ठीक है, बट एग्जाम्स में एलोरा ही पूछता है। आईहोल में भी ऐसे बने हुए हैं, पड्डकल के मंदिरों में भी बने हैं, बट जो सबसे ज़्यादा फेमस है रावण सेकिंग माउंट कैलाश, वो एलोरा का ही है और ये है राष्ट्रकूट पीरियड का, तो ये भी याद रख लेंगे। थर्ड जो हमारा है त्रिमूर्ति, सबने देखा होगा त्रिमूर्ति, ये फेमस है एलिफेंटा का। ठीक है, एलिफेंटा में है त्रिमूर्ति, महाराष्ट्र में, 9वीं शताब्दी का। त्रिमूर्ति को देख लेंगे अच्छे से, इमेज भी उसका, किस चेहरे पे कौन सा भाव है, ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है 4th पॉइंट, वो है लक्ष्मी नारायण। ये जो प्रतिमा है ये कंदरिया महादेव टेम्पल का है, चंदेल वंश का। चंदेल वंश का है जो कि खजुराहो में है। ठीक, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है, ये चंदेल वंश के द्वारा, जो खजुराहो में ढेर सारे मंदिर हैं उसमें से एक प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, उसी की प्रतिमा है, तो वो याद रखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे प्रतिमाओं में ही, मूर्तियों में ही, टेम्पल स्कल्पचर में जो सिंबल प्लेयर सन टेम्पल है, गंग वंश का है, गंग वंश, और ये कोणार्क का है, उड़ीसा में, लगभग 13वीं शताब्दी का है। ठीक, ये प्रतिमा देखेंगे, सर्च करके भी देख लेंगे कि ताल बजाती हुई महिलाएं। ठीक, तो ये नेक्स्ट है मदर चाइल्ड। मदर चाइल्ड प्रतिमाएं बहुत सारी हैं, आर्टिस्ट का भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो टेम्पल स्कल्पचर की बात होगी तो मदर एंड चाइल्ड मूर्ति जो है वो दिलवाड़ा टेम्पल में है जो कि माउंट आबू में है, और ये बनवाई थी सोलंकी वंश ने। सोलंकी वंश ने बनवाया था दिलवाड़ा टेम्पल। वहाँ पे जो मंदिर है विमल शाह मंदिर, विमल शाह मंदिर के अंदर ही ये प्रतिमा है, मदर एंड चाइल्ड, तो सोलंकी वंश को देखेंगे। ठीक है, ये भी 13वीं शताब्दी का ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में पूछेगा इंडियन ब्रॉन्ज के बारे में, और इंडियन ब्रॉन्ज में अगर पूछेगा तो सारी इसकी जो कास्टिंग का मेथड है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से सिर्फ। ठीक है, तो ब्रॉन्ज में, इंडियन ब्रॉन्ज से अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ जो प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं ब्रॉन्ज में, खासकर इंडियन ब्रॉन्ज में, वहीं पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टडी ऑफ फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रॉन्ज, तो सबसे प्रसिद्ध जो मूर्तियाँ मिली हैं ब्रॉन्ज वाली, वो साउथ इंडियन टेम्पल्स जो हैं वहीं से मिली हैं, जिसमें कुछ मेंशन किया हुआ है। पहला जो है नटराज की प्रतिमा है, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट से, तमिलनाडु के, ये प्रतिमा देखनी है। जो सिलेबस में दिया है कम से कम वो याद रखेंगे। नेक्स्ट में जो दूसरी प्रतिमा है वो देवी की प्रतिमा है, उसी को उमा भी कहते हैं, ये चोल पीरियड की है। जो नटराज की प्रतिमा थी वो भी चोल पीरियड की ही है, और ये देवी की प्रतिमा जिसको उमा भी कहते हैं, ये भी चोल पीरियड का है। जो सबसे प्रसिद्ध हमारी नटराज की प्रतिमा है वो भी चोल की है, 12वीं शताब्दी यानी 12 AD इसका टाइमिंग है। अभी ये नेशनल म्यूजियम दिल्ली में संग्रहित है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब इसमें जितने भी भारतीय इस्लामिक जो वास्तुकला जो बने हुए हैं आर्किटेक्चर, उनके बारे में पूछेगा क्वेश्चन। इनमें से कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है।
ये आप इसको इंडो इस्लामिक जितने भी आर्किटेक्चर हैं वो अच्छे से पढ़ लेंगे, और क्या क्या विशेषताएं हैं, किन विशेषताओं के कारण उनको इंडो इस्लामिक कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है 5th पॉइंट, तो निश्चित यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगला जो पॉइंट है 6, स्टडी ऑफ फॉलोइंग आर्किटेक्चर। अब इसमें कुतुब मीनार है दिल्ली का, ताजमहल है आगरा का, गोल गुंबज है बीजापुर का। अब जितने भी ये दिए हुए आर्किटेक्चर, ये कब बने, किसने बनवाए, कहाँ पर बने, ठीक है, पुनः निर्माण किसने करवाया, टाइमिंग क्या है बनने की, ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। चाहे कुतुब मीनार हो, या किस नदी के किनारे हैं, या ताजमहल हो, या गोल गुंबज हो, और क्यों बनवाया ये भी याद रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट हैं, कुतुब मीनार, ताजमहल, गोल गुंबज। नेक्स्ट में आएगा अगला जो 4th नंबर पॉइंट है हमारा, द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसका भी टाइमिंग दिया है, टाइमिंग पूछा भी है एग्जाम्स में कि राजस्थानी चित्रकला या फिर मिनिएचर पेंटिंग का पूरा समय काल क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है 16वीं से 19वीं शताब्दी। ये राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल जो मिनिएचर है उसका एक पीरियड का पूरा टाइमिंग दिया हुआ है, 16वीं से 19वीं शताब्दी। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल। मिनिएचर में राजस्थानी आता है, पहाड़ी, मुगल, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो सारा ही हमको विशेषताओं के साथ पढ़ना है। इसमें वेस्टर्न इंडिया हो गया, पाल हो गया, पाल वंश से निश्चित क्वेश्चन आएंगे, पाल के साथ ही अपभ्रंश आ जाएगा, पाल अपभ्रंश, इसके बाद जैन। ठीक, तो यहाँ से ये सारे भी मिनिएचर के ही हैं, तो मिनिएचर में जितने भी आएंगे पाल, अपभ्रंश, जैन, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, सबको एक बार देखना है। अब राजस्थानी में क्या क्या देखना है कि राजस्थान स्कूल जो है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो राजस्थान स्कूल जो है या राजस्थानी चित्रकला जो है उसका उद्भव कैसे हुआ और वो कैसे विकास की ओर बढ़ा, जो उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट है वो देखना है। यहाँ पर कुछ सेंटर्स के नाम मेंशन किए गए हैं, ठीक है, मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटर हैं जो राजस्थान में, ठीक है, सबको पता ही है कि राजस्थान जो पूरा क्षेत्र था उसकी चित्रकला को 4 भागों में डिवाइड किया गया, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। उसके बाद जैसे ये मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर भी ढेर सारे छोटे छोटे क्षेत्र आते थे, तो सबकी चित्रकला अलग अलग है और सबकी विशेषताएं भी अलग हैं, तो वो सारे सेंटर पढ़ने हैं। सिर्फ यहाँ पे जो सेंटर मेंशन किया हुआ है सिर्फ वही नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना है। इसके बाद 3rd पॉइंट में मेन फीचर ऑफ द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल। तो राजस्थानी और पहाड़ी की जो विशेषताएं हैं मूल रूप से वो हमको देखनी है, मेन क्वेश्चन वहीं से आएगा। या तो चित्र पूछता है मिनिएचर में या फिर विशेषताएं पूछेगा। तो राजस्थानी और पहाड़ी जब पूरा पढ़ लें, पूरा राजस्थानी की क्या क्या विशेषताएं वो ज़रूर याद रखें, पहाड़ी की क्या विशेषताएं वो भी याद रखना है। कुछ राजस्थानी पेंटिंग्स के नाम दिए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पहला है मरु रागिनी जो कि मेवाड़ स्कूल का है और साहिबदीन ने बनाया है, ठीक है। कलाकारों के नाम भी हमको याद रखने हैं, जैसे मेवाड़ में साहिबदीन, निसारदीन, मनोहर, नानाराम, ऐसे 4 कलाकार थे, उसी में से एक है साहिबदीन। मरु रागिनी बनाया उन्होंने, मेंशन है यहाँ पे। दूसरा अनिरुद्ध सिंह, हिंदी में हाड़ा करके आता है, अनिरुद्ध सिंह हीरा लिखा है यहाँ। उत्कल राम ने बनाया है चित्र, ये बूंदी शैली का है। उसके बाद चौगान प्लेयर है, बहुत फेमस चित्र है चौगान प्लेयर, ये दाना भाटी ने बनाया है। दाना भाटी ने जोधपुर के आर्टिस्ट हैं। कृष्णा ऑन स्विंग, ये कृष्ण झूला झूलते हुए, ऐसे भी आ सकता है लिख के हिंदी में, नूरुद्दीन ने बनाया है, बीकानेर शैली के कलाकार हैं। राधा जो कि बनी ठनी के नाम से प्रसिद्ध है चित्र, सबसे ज़्यादा चांस है यहाँ से एक आध क्वेश्चन बनी ठनी से आने का। निहाल चंद ने बनाया है किशनगढ़, किशनगढ़ का पूरा याद रखेंगे, निहाल चंद के बारे में पूरा याद रखेंगे कि निहाल चंद किस राजा के टाइम पे काम किए थे, वो राजा कौन थे। वो राजा भी बहुत फेमस हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है।
नेक्स्ट है भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। चित्रकूट में भरत राम से मिलते हुए गुमान ने बनाया चित्र और ये जयपुर शैली का है। इतने चित्र हैं, इन चित्रों को एक बार देखेंगे सर्च करके। बुक्स में मैं बता दूंगा बुक, उसमें सारे चित्र मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है, अभी पहला था जो ए था हमारा वो राजस्थानी था, ये बी है यानी पहाड़ी। पहाड़ी में भी सेम चीज़ें, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, कैसे वो डेवलपमेंट हुआ उसका, कैसे जन्म हुआ और कैसे विकास हुआ। दूसरा है हमारा पहाड़ी स्कूल यानी पहाड़ी चित्रकला। सेकंड है हमारा पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी जो चित्रकला, इससे भी बहुत क्वेश्चन आएंगे, मिनिएचर में ये भी बहुत फेमस है। अब इसका जन्म कैसे हुआ है, फिर इसका विकास कैसे हुआ। पहाड़ी से एक क्वेश्चन याद रखेंगे, पहाड़ी में जितने भी छोटी छोटी शैलियाँ हों, गुलेर, चंबा, कांगड़ा, इन सब में एक राजा जरूर होते हैं, बसोली, कांगड़ा, एक राजा जो होंगे जो उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, तो उस राजा का नाम हमको जरूर याद रखना है कि कुल्लू सिंह को, जो कुल्लू है उसको प्रीतम सिंह ने डेवलप किया। ठीक है, ऐसे ही सारे ही जो सेंटर्स हैं, केंद्र हैं, उनमें एक राजा जरूर होंगे, उसको एक जगह लिखिए। 4-5 राजा हैं, एक दिन में याद करिए उसको। तो यहाँ पे जन्म हो जाएगा, विकास याद रखना है। जो मेन बसोली और कांगड़ा है, ये दो से यहाँ पे नाम मेंशन किया है, बट इसके अलावा भी और जो सेंटर हैं वो भी हमको देखने हैं। मेन फीचर ऑफ पहाड़ी स्कूल, पहाड़ी स्कूल की विशेषताएं क्या हैं, सबसे ज़्यादा चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने का। ठीक है, जो मेन विशेषताएं हैं पहाड़ी स्कूल की वो लास्ट में देखेंगे कि क्या पहाड़ी स्कूल की क्या क्या विशेषताएं हैं चित्रों की। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पहाड़ी पेंटिंग्स। पहाड़ी के कुछ चित्रों को दिया गया है यहाँ पे, जैसे कृष्णा विद गोपियाज, गोपियों के साथ कृष्ण जी हैं। ये बसोहली का चित्र है, बसोहली जो केंद्र है वहाँ का। राग मेघ, ये कांगड़ा शैली का चित्र है। तो ये कुछ चित्र हैं और पहाड़ी में इतना पढ़ना है आपको। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मुग़ल और दक्षिणी शैली या फिर डेक्कन स्कूल। मुग़ल भी मिनिएचर का ही है। टाइमिंग मुग़ल काल और राजस्थानी जो काल है वो समकालीन है, तो टाइमिंग दोनों की ही सेम होगी, 16वीं से 19वीं शताब्दी। सेम पैटर्न यहाँ भी करना है मुग़ल में कि मुग़ल कैसे जन्म हुआ। ठीक है, क्योंकि जो मुग़ल जो फर्स्ट राजा था बाबर, वो यहाँ का तो था नहीं। बाबर कहाँ से आया, कब आया, उसने कौन से युद्ध को जीता, उसके बाद मुग़ल काल की स्थापना हुई। ठीक है, बाबर के बाद जितने भी राजा आएंगे, बाबर के बाद हुमायूं आ जाएगा, फिर अकबर आएगा। ठीक है, तो जितने भी मुग़ल में राजा होंगे उनके टाइम पे उनके पर्सनल जो उनके समय में काम करने वाले आर्टिस्ट होंगे। जैसे बाबर के टाइम के अलग होंगे, हुमायूं के टाइम के अलग होंगे, अकबर। बाबर का तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं है, 1526 to 30, 4 साल में ये बाबर की मृत्यु हो गई यहाँ पे शासन के दौरान। तो कला का उतना कुछ खास है नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। बट हुमायूं उसके बाद अकबर, तो इस टाइम के जो कलाकार रहेंगे उन सबको याद रखना है, क्योंकि किसी भी कलाकार का नाम देगा, पूछेगा कि किस राजा के टाइम पे हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट जो है मुग़ल काल की विशेषताएं। मुग़ल पूरा फिनिश होने के बाद जब पूरा मुग़ल पढ़ लें आप, तो लास्ट में उसकी क्या मेन विशेषताएं हैं वो ज़रूर याद
देखेंगे एक बार मेन क्या कंपेयर कर लीजिए राजस्थानी से मुग़ल से, एक बार कंपेयर करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे कुछ जो मुग़ल चित्र हैं उनको दिया हुआ है कि आप देखें एक बार। कृष्ण जो हैं पर्वत को उठाते हुए, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट, ये गोवर्धन ने बनाया है अकबर के समय का। अब यहाँ से पता जो अकबर हैं इनके टाइम पे ये गोवर्धन काम करते थे, ठीक, ये ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, सोन नदी पार करते हुए बाबर, ये जगन्नाथ ने बनाया है और अकबर के समय का, ठीक। अब ये भी पता चला कि अकबर के टाइम पे जगन्नाथ भी काम करते थे। नेक्स्ट है जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मेडोना, मेडोना का चित्र लिए हुए जहांगीर, ये अबुल हसन ने बनाया, बहुत फेमस कलाकार हैं, ये जहांगीर के टाइम का। तो जहांगीर का टाइम जो है चित्रकला का गोल्डन पीरियड है, तो इसलिए जो बेस्ट कलाकार होंगे वो जहांगीर के टाइम पे होंगे, ठीक। अब फाल्कन ए बर्ड नेक्स्ट, ये जो चित्र है मंसूर, मंसूर पक्षियों के चित्रण के लिए जाने जाते हैं, ये भी जहांगीर के टाइम के हैं। उसके बाद कबीर और रैदास का चित्र है, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने बनाया है, शाहजहाँ के समय के कलाकार थे, ठीक। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको, दारा सिको की बारात ऐसे भी करके आता है, हाजी मदनी ने बनाया है चित्र, ठीक। ये लगभग लास्ट में माना जाता है कि आखिरी में है ये चित्र सबसे ज़्यादा। वैसे तो शाहजहाँ के बाद जो टाइमिंग था, थोड़ा बहुत टाइमिंग दारा सिको वगैरह का उस टाइम का मानते हैं। प्रोविज ये मुग़ल या फिर अवध लिख के आता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो देखेंगे डेक्कन स्कूल, सेम है, कैसे इसका जन्म हुआ, इस शैली का क्यों जन्म हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद कैसे ये डेवलप हुआ, ठीक है, उसकी मेन विशेषताएं क्या हैं, ये तीनों चीज़ें, ये जन्म कैसे हुआ, विकास, विशेषताएं, ये आपको कोई भी शैली हो उससे 3 क्वेश्चन जरूर आपको आने चाहिए, चाहे राजस्थानी हो, मुग़ल हो, पहाड़ी हो, डेक्कन हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो दक्षिणी शैली के जो प्रसिद्ध चित्र या कुछ स्कूल जो वहाँ पे मेन केंद्र थे उनके कुछ चित्र हैं, उनको भी पढ़ना है। जैसे राग हिंडोल चित्र है, अहमदनगर का है, चांद बीवी प्लेइंग पोलो या फिर चौगान, ठीक है, गोलकुंडा का है। दक्षिणी में सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो 2 सेंटर दिए हुए हैं इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटर हैं, ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ये इतने सारे सेंटर हैं इसमें, तो ये सारे ही पढ़ने हैं लगभग। जो सिलेबस में दिया उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट में जो हमारा 6th पॉइंट है वो आ जाएगा थोड़ा मॉडर्न में, आधुनिक चित्रकला की ओर। इसमें है बंगाल स्कूल, आधुनिक चित्रकला की शुरुआत बंगाल स्कूल से मानी जाती है, ठीक है। तो वो कैसे स्टार्ट हुआ वो थोड़ा देखेंगे, बंगाल स्कूल के बारे में कौन कौन से कलाकार हैं। कलाकारों से थोड़े कम क्वेश्चन आएंगे लेकिन थोड़े कम। न्यू एरा इन इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन, तो बंगाल स्कूल कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किसने हेल्प की शुरू करने में, कौन प्रमुख कलाकार थे, वो सारा कुछ देखना है। बी ए स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग, कुछ चित्रों को हमको देखना है, जैसे राम वेनस्क्यूशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, राजा रवि वर्मा ने बनाया है ये जो चित्र है, राम जो है समुद्र का गर्व मर्दन करते हुए, ऐसे हिंदी में करके आता है, राजा रवि वर्मा ने बनाया उसको, वो देख लेंगे। और उसके बाद है सेकंड, एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, जो हमारा भारतीय झंडा है वो कैसे कैसे कब कब किस किस समय पे डेवलप हुआ, पहले कब बना, उसके बाद क्या चेंज हुए उसमें, उसके बाद फाइनल कब बना, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और पहले जब बना था उसमें क्या क्या फॉर्म थे, सेकंड जो हुआ उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, वो सारे स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड द कलर स्कीम, ठीक है। अभी जैसे हमारा जो फ्लैग का कलर है सेकंड में कुछ और था, फर्स्ट में कुछ और था, तो वो सारा तीनों फ्लैग का हमको पूरा याद रखना है। बी पार्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, बंगाल स्कूल का मैंने बताया है कि कैसे जन्म हुआ, क्यों जन्म हुआ, कौन इसके मेन
जन्मदाता थे और कौन इसके सहायक थे, कितने कलाकार थे, क्या मेन विशेषताएं थीं, वो सारी बंगाल स्कूल का आपको पढ़ना है। बंगाल स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार यहीं से हैं। ठीक है, उसके बाद है जितने भी उस समय बंगाल शैली में कलाकार थे या फिर उसके अलावा जो कलाकार थे उन्होंने उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था उसमें किस किस कलाकार ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था अपनी तरफ से, किसने कहाँ का स्टेज बनाया था, किसने कहाँ की रैली में भाग लिया था, वो सारा कुछ याद रखना है हमको। ठीक है, अगर आप बंगाल स्कूल अच्छे से पढ़ेंगे तो ये पार्ट उसी में खुद ही इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, कि किस कलाकार ने कहाँ पर क्या भाग लिया, क्या चित्रण कार्य किया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल के कुछ कलाकारों के जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो देखने हैं, जैसे जर्नी एंड, ठीक है, हिंदी में आता है यात्रा का अंत। इसमें एक ऊंट बना हुआ है, ये चित्र भी आप लोग देख लीजिएगा, चित्र जरूर देखिएगा, एग्जाम में हो सकता है उस चित्र का कलर स्कीम पूछ ले। ठीक है, इसलिए चित्र जरूर देखना है। इसके बाद है सेकंड चित्र जो है पार्थ सारथी। पार्थ सारथी ये नंदलाल बोस जी का, नंदलाल बोस जी को जरूर पढ़ेंगे, नंदलाल बोस जी का पार्थ सारथी चित्र है। इसके बाद राधिका है, ठीक, राधिका अब्दुल रहमान चगुताई जी का है, वॉश में है राधिका, राधिका देखेंगे। तो जर्नी इंड, पार्थसारथी, राधिका, ये कुछ चित्र हैं बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध कलाकारों के, उनको देखना है। नेक्स्ट जो है हमारा जो अगला पॉइंट है द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। जो अभी आधुनिक चित्रकलाओं में जो अभी चल रहा है उसमें कौन कौन बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट हैं, या फिर बंगाल स्कूल से ही जिन कलाकारों ने कुछ अलग विधा अपना के काम किया था, ठीक है, उनको एक बार याद रखेंगे किस विधा में काम करते हैं। जैसे मृणालिनी मुखर्जी जूट में काम करती हैं, ऐसे ही बहुत सारे, शिव सिंह हैं लोहे में काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो अपना एक अलग ही उनकी अलग पहचान है, अलग टेक्निक है, तो उनको थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग। ठीक है, ये मैजिशियन है, जादूगर, ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर जी का चित्र है। इसके बाद मदर एंड चाइल्ड है, टेम्परा में जरूर क्वेश्चन आता है यामिनी रॉय से। ठीक है, यामिनी रॉय बहुत महत्वपूर्ण कलाकार है, माँ और बच्चा या मदर एंड चाइल्ड, टेम्परा में काम करते हैं, ये सबने देखा होगा। इसके बाद वुमेन फेस है, या अगेन रविन्द्रनाथ टैगोर का, इसको देख लेंगे वुमेन फेस को। उसके बाद थ्री गर्ल्स, ये अमृता शेरगिल का चित्र है। ठीक, ये चित्र अगर एक चित्र दिया है सिर्फ उसको याद नहीं कर लेना है, जिन आर्टिस्ट का है उनको भी पढ़ना है। ठीक, सेकंड में जो है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ स्कल्पचर, ट्रम्प ऑफ लेबर है, श्रम की विजय जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक, श्रम की विजय जो है देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई है। तो डीपी राय चौधरी जी का जितने भी मॉन्यूमेंट स्कल्पचर हैं, कम हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उन सबको याद रखेंगे। एक शहीद इसका स्मारक बनाया इन्होंने, श्रम की विजय, तो ये दोनों बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। इसके बाद कंक्रीट में काम करने वाले रामकिंकर बैच का, ये सांथाल जो परिवार है, ये याद रखना है कि सांथाल फैमिली रामकिंकर बैच जी का है। ठीक, तो डीपी राय चौधरी, रामकिंकर बैच, ये दो मूर्तिकारों को पढ़ना है। थर्ड जो है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, यानी अभी आधुनिक के टाइम में जो बहुत ज़्यादा फेमस कलाकार हैं वो। मदर टेरेसा चित्र है एम एफ हुसैन का, यानी एम एफ हुसैन को पढ़ना है। बर्थ ऑफ पोएट्री, हिंदी में भी आ सकता है कविता का जन्म। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों देखेंगे। कविता का जन्म के हब्बर। गॉसिप जो है यानी कि गपसप, ये जो गपसप है एन एस बेंद्रे का है, नारायण श्रीधर बेंद्रे। जो शॉर्ट नाम है उनके क्या फुल फॉर्म है वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें है डायगनल, डायगनल जो चित्र है विकर्ण, वो है तैयब मेहता का। ठीक है, तो ये इतने कलाकारों को देखना है। ये कंटेम्प्रेरी के बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट हैं।
इसके बाद जो आता है वो है ग्राफिक। अभी कंटेम्प्रेरी में जो लोग ग्राफिक में बहुत ज़्यादा फेमस हैं उनका, जैसे ये वर्लपूल चित्र है, हिंदी में बोलते हैं इसको भंवर, ये कृष्णा रेड्डी का चित्र है। इसके बाद चिल्ड्रन यानी बच्चे, ये सोमनाथ होर जी का चित्र है। इसके बाद देवी चित्र है, ये सारे प्रिंट हैं, ग्राफिक के हैं, ठीक है। ये ज्योति भट्ट का चित्र है। इसके बाद ऑफ वॉल्स को बोलते हैं हिंदी में दीवारों से सरोकार, ये जो अनुपम सूद जी का चित्र है, अनुपम सूद। इसके बाद है मैन वुमेन एंड ट्री, ये के लक्ष्मा गौड़ का है। इतने चित्रों को कम से कम देखना है जो कि प्रिंट के हैं। अब प्रिंट में जितने भी कलाकार हैं वो कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ और, ज्योति भट्ट, अनुपम सूद और के लक्ष्मा गौड़, इन सबको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। अगला जो हमारा है वो है स्कल्पचर। जितने भी स्कल्पचर अभी आधुनिक में फेमस हैं, स्टैंडिंग वुमेन ये धनराज भगत का है। क्राइज अनहर्ड, हिंदी में भी आ सकता है अनसुनी चीखें, ये है अमरनाथ सहगल का। उसके बाद गणेशा है, रिपूजे टेक्निक में काम करते हैं पीवी जानकी रमन, गणेशा इनका है। उसके बाद फिगर है शंखो चौधरी जी का। चतुर्मुखी है यक्का यदा गिरिराव जी का। ये इतने स्कल्पचर हैं, ये सारे देखने हैं, सारे अच्छे से इन सबको सर्च करिए नाम के अकॉर्डिंग, अभी कहाँ पर संग्रहित है, किस माध्यम में है, ठीक है, कहाँ पे संग्रहित है, स्थान, माध्यम, ठीक, किसने बनाया, उनकी क्या विशेषता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये था पूरा KVS का सिलेबस। ये जितने भी जो 6 पॉइंट हैं हमारे, वो सारे मैंने बताया इसमें क्या क्या है। सभी लोग प्रिंट करा लीजिए सिलेबस का, और उसमें ये 6 पार्ट में डिवाइड है। अगर हम एक पार्ट को 5 दिन भी देते हैं तो टोटल 30 डे में लगभग हम सिलेबस तैयार करेंगे, ठीक है। अभी एग्ज़ाम में टाइमिंग है, कोई डेट फिक्स नहीं है, तो आप एक एक टॉपिक को 5-5 दिन दे सकते हैं कि आर्ट ऑफ इंडस वैली को 5 दिन, बुद्धिस्ट जैन हिंदू 5 दिन, ठीक है। ऐसे करके हम तैयार कर सकते हैं। और अगर सिलेबस तैयार हो जाएगा, निश्चित है आप 50 क्वेश्चन कर लेंगे एग्ज़ाम में। फिर आज के लिए इतना ही। अभी जितने भी ये 6 पार्ट हैं, इनमें मैं कोशिश करूँगा कि सारे एक एक पार्ट का वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।